हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 11 हॉर्नबिल बुक से पोएम नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन है ना, रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन। इनकी जो पोएम है इसी को पढ़ाएंगे। वाल्ट व्हिटमैन जो है वाज एन अमेरिकन पोएट। ही वाज नॉट ओनली ए पोएट, ही वाज एन एसेइस्ट, ऑल्सो ए जर्नलिस्ट। He was born on 31st May 1890 at यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क, और उनका जो डेथ हुआ था 26 मार्च 1892 न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट में। उन्होंने बहुत सारे पोएम लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी पोएम की किताबें लिखी है। जैसे उसमें से बहुत ज़्यादा जो फेमस पोएम है लिप्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आई सिंग द बॉडी, इलेक्ट्रिक एंड मोर। इसके अलावा भी उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिला है। जैसे उनको गोल्डन काइट अवार्ड जो मिला था फॉर पिक्चर बुक इलस्ट्रेशन। तो इसी तरह वो बहुत ही बड़ा एक कवि थे, पोएट थे, जिन्होंने यहाँ पे ये पोएम लिखे हैं क्लास 11 क्लास की बुक में, जिसको दिया गया द वॉइस ऑफ द रेन। अब देखिए, इसमें पोएट ने जो पोएटिक डिवाइसेस जो यूज किए हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज किया गया, जिसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या है, जैसे एक नॉन लिविंग कोई थिंग होता है जिसको लिविंग थिंग के साथ जिसका लिंक जोड़ा जाता है, कुछ अटैचमेंट उसका जोड़ा जाता है। कभी अपनी कल्पना को साकार रूप देने के लिए जब इस तरह का मतलब डिवाइसेस यूज करते हैं तब उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे इस पोएम में देखिए किस तरह उन्होंने लिविंग थिंग के साथ नॉन लिविंग को जोड़ा है। जैसे इन्होंने टाइटल में द वॉइस ऑफ द रेन उन्होंने लिखा है। रेन क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, इसका तो वॉइस नहीं होता है ना, इसका साउंड होता है। बट उन्होंने कहा वॉइस मतलब इसको एक लिविंग थिंग जैसे उन्होंने कल्पना में वो लेके आ रहा है कि एक लिविंग थिंग्स है। वॉइस किसका होता है, जो लिविंग थिंग है, लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, उसका वॉइस होता है, परंतु रेन का क्या होता है, साउंड होता है। तो इसी तरह जो वर्ड यूज किया जाता है उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। और एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे रही हूँ। जैसे देखिए, हम लोग अक्सर बोलते हैं द सन स्माइल्स एट अस, है ना। अगर हम सन जो होता है, सूरज जो होता है, कभी हंसता नहीं है, परंतु अगर हम लोग देखेंगे सूरज की तरफ तो हम लोग को ऐसा लगता है जैसे हम लोग को देखकर वो हंस रहा है। परंतु ये जो होता है ये सब कल्पना होता है, इंसान का इनर फीलिंग्स होता है, जिसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो आगे हम पोएट पे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। उसमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे वर्ड, नए नए वर्ड जो लिखा गया, जैसे इम्पेलेबल, इम्पेलेबल समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। ले मतलब वॉश, धोना मतलब धुल जाना। एटोमिस मतलब टीनी पार्टिकल्स, जो धूल आदि में जो छोटे छोटे कण होता है उसको कहा जाता है। लैटिन मतलब हिडन, छुपा हुआ। आगे हम पोएम को लाइन बाय लाइन इसका रीड करेंगे। एंड हु आर्ट दाउ, यहाँ पे पोएट बता रहा है हु आर्ट दाउ। दाउ मतलब यहाँ पे तुम, ये भी एक पोएटिक वर्ड है। हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोअर। सॉफ्ट फॉलिंग मतलब लाइटली, जो बहुत कोमल ढंग से, बहुत ही शांत होकर जो नीचे की ओर गिर रहा है। स्वर मतलब क्या होता है, बौछार। तो उन्होंने बारिश को मतलब पानी का जो बौछार, जो रेन जो है, जो बहुत ही धीरे, बहुत ही नाजुक ढंग से नीचे की ओर गिर रहा है, उसको उन्होंने पूछा तुम कौन हो। With strange to tell, gave me an answer as he had translated। उसके बाद बारिश के साथ उनका जो बातचीत हुआ था, वो भाषा जो है वो तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो पोएट ने वो हमें ट्रांसलेट करके अपने पोएम के माध्यम से हम लोगों को बता रहा है। जैसे वी स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, आई एम द पोएम ऑफ आर्ट सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो रेन ने क्या कहा, जब उनको पूछा गया कि तुम कौन हो, कवि ने जब पूछा तो वो मतलब किसको उन्होंने पूछा, मैंने कमलता पूर्वक गिरती हुई बौछार से पूछा, जो पानी का बौछार बहुत ही कोमल ढंग से, नाजुक ढंग से नीचे की ओर गिर रहा था, उनसे उन्होंने पूछा। तो उसने
आश्चर्य होता हुआ, उसने बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो उसको कभी कोई पूछते ही नहीं है। वो पानी तो बारिश होता रहता है, उसका जो काम है रेन साइकिल जो होता है, नीचे से जमीन से वो बाष्प बनकर ऊपर जाता है, फिर वो क्लाउड बनता है, क्लाउड बनने के बाद फिर जमीन में वापस आता है, परंतु उसको कभी कोई पूछता नहीं है। परंतु ये कभी उनसे क्यों पूछ रहा है, इसलिए वो काफी आश्चर्य हो रहा है। कहते हुए आश्चर्य होता है, मुझे एक उत्तर दिया जिसे यहाँ अनुवाद किया जा रहा है। उसने क्या कहा? मैं पृथ्वी की कविता हूँ। उसने कहा कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ, काव्य हूँ। वर्षा की आवाज ने कहा, अनंत काल से निरंतर मैं जमीन तथा अथाह समुद्र से जन्म लेती हूँ। आगे उसने और कहा कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, इटर्नल, आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। उसने कहा कि मैं इस पृथ्वी से जन्म लेता हूँ, अनंत काल से मेरा ये प्रक्रिया चल रहा है। जब से ये दुनिया बना है, जब से ये ब्रह्मांड बना है, तब से मेरा ये काम चल रहा है। और मैं जब नीचे से ऊपर की ओर जाती हूँ, तब मैं बिल्कुल अस्पृष्ट मतलब अदृश्य रहती हूँ। मुझे कोई दिखाई नहीं देगा, मेरे को कोई छू नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे इम्पेबल वर्ड को यूज किया गया, मतलब समथिंग कैन नॉट बी टच, जिसको कोई छू नहीं सकता। जो हवा होता है, बाष्प होता है, वेपर होता है, उसको कोई छू नहीं सकते हैं। वो बाष्प बनकर, हवा बनकर बॉटमलेस सी को बॉटमलेस कहा गया, जिसका कोई तल तो है परंतु तल को कोई दिख नहीं पाता, वो कहाँ है पता नहीं। तो इसलिए बॉटमलेस समुद्र को कहा गया। बॉटमलेस समुद्र से उसका जन्म होता है और वो बिल्कुल अदृश्य रूप में आकाश की ओर जाती है। अपवर्ड टू हेवन, यह आकाश को हेवन कहा गया, स्वर्ग कहा गया। स्वर्ग को भी हम लोग किसी ने देखा नहीं है, परंतु जो आकाश है, जो अपवर्ड है, उसी को हम लोग स्वर्ग मानते हैं। Winds vaguely form altogether change and yet the same। वहां जाने के बाद क्या होता है? वर्ष की आवाज ने कहा कि अनंत काल से निरंतर मैं जमीन तथा अथाह समुद्र से जन्म लेती हूँ, ऊपर उठकर आकाश की ओर जाती हूँ। और वो जन्म लेती है, बाष्प बनकर आकाश की ओर जाती है, जहाँ से स्पष्ट रूप धारण कर बिल्कुल परिवर्तित होकर, किंतु फिर भी तत्व रूप से वैसी बनी रहकर। परंतु वो वेपर क्या होता है? जब आकाश में पहुंच जाता है तब वो उसका रूप बदल देता है, वो तब बादलों का रूप ले लेता है और उसका आकार भी बदल जाता है। देखेंगे जो क्लाउड्स होता है, बादल होता है, वो एक आकार के नहीं होते हैं। कुछ तो बहुत घने बादल होते हैं, काले रंग का होता है, रंग भी बदल जाता है, और कुछ मतलब सफेद होता है। इसी तरह अलग अलग कलर की बादल होते हैं और उसका आकार भी अलग अलग होता है। फिर वो बारिश होकर जमीन की ओर नीचे आते हैं। कभी वर्षा के साथ अपनी काल्पनिक मुलाकात का वर्णन करता है, कभी कमलतापूर्वक गिरती हुई वर्षा की बौछार से प्रश्न करता है कि वो कौन है। कभी के इस प्रश्न का वर्षा एक अजीब स्वर में उत्तर देती है, कभी आश्चर्यचकित हो उठता है जब वर्षा उससे एक अजीब भाषा में बात करने लगती है कि जिसे केवल कवि ही समझ सकता है। कभी इस भाषा को पाठकों की सुविधा हेतु अनुवाद कर देता है। अपने उत्तर में वर्षा कहती है कि वो पृथ्वी का काव्य है, पृथ्वी की कविता है। इससे आगे वो कहती है कि वो अनंत काल से सदैव जमीन तथा अथाह गहरे समुद्र से जन्म लेती है। जब ये ऊपर उठती है तब ना तो कोई इसे छू सकता है और ना ही महसूस कर सकता है। उठकर यह आकाश में चली जाती है, जहाँ वो एक स्पष्ट रूप धारण कर लेती है, जो उस रूप से बिल्कुल भिन्न होता है जिस रूप में वो उठती है। लेकिन अपनी मूल प्रकृति एवं रचना में यह वैसी बनी रहती है, वो केवल रूप की दृष्टि से ही परिवर्तित होती है। सिर्फ रूप और रंग में वो परिवर्तित होती है, परंतु वो फिर से जमीन की ओर नीचे वापस आती है और वो उसका जो एक्चुअल जो रूप है पानी, वो वैसे ही रहता है। इसके बाद सेकेंड स्टाइल देखिए, आई डिसेंड टू लैप द डस्ट एटोमीज डास्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। सूखे स्थानों, सूक्ष्म कोणों तथा जमीन पर धूल की तह पर उन सबको जो इनमें मेरे बिना केवल
मतलब सबके ऊपर वो गिरता है। और कहाँ गिरता है? एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेर सीड्स ओनली लेट इन अनबॉर्न। सूखे स्थानों, सूक्ष्म कण तथा जमीन या धूल की तहों पर इन सबको, जो इनमें मेरे बिना केवल बीज मात्र ही होते, निष्क्रिय अप्रकट अजन्मे, मैं स्नान कराने हेतु आसमान से नीचे आती हूँ तथा हमेशा ही दिन रात में मैं अपनी ही जन्म स्थान को जीवित लौटाती हूँ, अपनी जन्म स्थान को जीवन लौटाती हूँ और इसे शुद्ध एवं सुंदर बनाती हूँ। फिर से स्टैंजा को देखिए। I descend to lap the drugs, atomic dust layer of the globe, and all that in them, without me, were seeds, only Latin unborn. And forever, by day and night, I give back life to my own origin, and make pure and beautify it. तो यहाँ descend मतलब क्या होता है? डाउन, नीचे गिरना। लैप मतलब टू वॉश, धोना। ड्रट मतलब रेनलेस एंड ड्राई, सूखे अवस्था जो होता है। एटोमिक्स फाइन पार्टिकल्स, जो धूल के साथ छोटा छोटा कण होता है। लेयर्स मतलब परत। ग्लो पृथ्वी। लेटेंट मतलब हिडन, छिपा हुआ। ओरिजिन द प्लेस वेयर समथिंग बिगिंस, जहाँ से आरंभ होता है। तो वर्षा अपने क्रियाकलापों के बारे में बात कर रही है। वो कहती है कि और किस प्रकार पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु को जीवन प्रदान करती है ना। जैसे सीड्स जो जमीन के नीचे है, जो बीज है, अगर उसके ऊपर पानी ना गिरे, पानी ना आए, तो कभी वो जन्म भी ले नहीं पाएगा, वहीं पे रह जाएगा। और इसी तरह जो डस्ट है पृथ्वी के ऊपर, जो धूल है, वो अगर बारिश ना गिरे तो कभी धूल साफ नहीं होगा और वो ऐसे कि ऐसा वो रह जाएगा। वर्षा जीवन प्रदान करती है, यही कवि के साथ उसकी बातचीत का विषय है। वर्षा कहती है कि वो पृथ्वी पर आती है तथा सूखाग्रस्त स्थानों, मिट्टी के सूक्ष्म कणों तथा रेत की परतों को नहलाती है। वह उन सबको स्नान कराती है जो उसके बिना केवल बीज ही बने रहते। बिना वर्षा के वे कभी भी अंकुरित होकर नए पौधे नहीं बन सकते। ये निष्क्रिय एवं अजन्मे ही रहे होते। वर्षा कहती है कि वो हमेशा ही पृथ्वी को जीवन देती रहती है। जिस पृथ्वी से वो स्वयं जीवन पाती है, यह पृथ्वी की शुद्ध एवं सुंदर बनाए रखती है। इसके बाद देखेंगे 2 लाइन जो है वो ब्रैकेट में रखा गया है। ये वर्षा की मतलब बात नहीं है, वर्षा का आवाज नहीं है, वर्षा का भाषा नहीं है। ये कवि स्वयं मतलब कुछ सोचते हैं, उनका थिंग्स है, उनकी मतलब थिंकिंग है, वो जो अपने ढंग से उसको उन्होंने लिखा है। फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrapped or unwrapped, duly with love returns. Wandering का मतलब होता है going from one place to another, घूमती फिरती। wrapped और unwrapped मतलब notice और not, किसी ने अगर ध्यान दिया या नहीं दिया। duly मतलब systematically, विधिवत। returns मतलब come back to the earth, वापस धरा पर आ जाती हूँ। यहाँ पे उन्होंने बता रहा है दोनों लाइन में, एक गीत की तरह पृथ्वी के ऊपर उठती हूँ। वर्षा कैसे है? जैसा एक गीत होता है। गीत क्या होता है? कवि के हृदय से, कवि के दिल से, कवि की आत्मा से वो प्रकाश पाते हैं और वो बाहर उनके दिल से, उनके दिमाग से, उनके आत्मा से बाहर वो सारी दुनिया को चक्कर लगाते हैं। कुछ लोग तो उसमें तृप्त होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, परंतु वो कवि के लिए एक आनंद की वस्तु बने रहते हैं। फिर उनके हृदय में वापस आता है जहाँ से उसका उत्पन्न होता है। जैसे वर्षा का जहाँ उत्पन्न हुआ था पृथ्वी से, वो फिर से पृथ्वी पे वापस आ जाता है, ऊपर हेवन की ओर जो जाती है, फिर वो पृथ्वी पे वापस आ जाता है जहाँ उसका ओरिजिन हुआ और उस पृथ्वी को नया जीवन प्रदान करती है। इसी तरह एक कवि के लिए भी वो जो गीत लिखते हैं, वो गीत ही उनका जीवन है। वो गीत से वो जीवित रहते हैं, उनको आनंद की प्राप्ति होता है। परंतु गीत बाहर जाता है, कहीं कहीं वो घूमता है, लोगों को भी आनंद प्रदान करते हैं। कोई सुने या ना सुने, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कवि के हृदय में हमेशा के लिए रह जाता है। जहाँ से उसका जन्म होता है वहीं पे वो वापस आ जाता है।
कवि ने वर्षा की पृथ्वी के काव्यों के गुण में मानवीकरण कर प्रस्तुत किया है। यह एक मधुर गीत है जो धरा से उठती है आकाश की ऊंचाइयों तक, अपने धुने चारों ओर फैलाकर, अर्थात धरा तो तृप्त कर अपने घर मतलब पृथ्वी पर लौट आती है। उसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी ने उसके मधुर गीत को सुना है या नहीं, अर्थात वर्षा अपनी बौछार से सबको नहलाकर वापस लौट आती है, चाहे कोई अनुग्रहित हुआ हो या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देख लिया आपका जो पोएम नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा हुआ यहीं पे समाप्त होता है। आगे जो क्वेश्चंस आप लोग बुक से पढ़ेंगे या तो जो क्वेश्चन आपको फोटो कॉपी के माध्यम से मिलेगा, आप उसमें से याद कीजिए। थैंक्स टू।